Hello students, welcome to lecture of biomolecule again, a revision lecture of biomolecule. बायोमोलिक्यूल में बच्चों हमने क्या क्या देखा था। सबसे पहले मैंने पॉइंट्स जो बताए थे उस पर फोकस करो। बायोमोलिक्यूल्स में ये है कि सबसे पहले तो वहाँ पे कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो लाइफ को सस्टेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, फैट्स, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम, ये सारे बायोमोलिक्यूल्स हैं, उनका ख्याल रखना है। उसके बाद आप ये बोलोगे कि बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करो। उसके बाद आएगा आपका न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। मतलब जिस पे फोकस करना है वो मैं बता रही हूँ, अदरवाइज़ बायोमोलिक्यूल तो वैसे काफ़ी सारे हैं। कार्बोहाइड्रेट हमने स्टार्ट किया था बच्चों। कार्बोहाइड्रेट में मैंने कहा था कि अर्लियर द डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट वॉज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन CXH2O करके उसका रिप्रेजेंटेशन हुआ करता था। बट आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद ये पता चला कि ये जो डेफिनेशन साइंटिस्ट लोगों ने दे के रखी है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन की, उसमें कुछ कमियां आ रही है। मतलब हर एक फार्मूला में हर एक फार्मूला या हर एक कार्बोहाइड्रेट को आप इस पर्टिकुलर जो भी फार्मूला है उसमें फिट नहीं कर सकते। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, देखो बच्चों आपको, कि फॉर्मल्डिहाइड है वहाँ पे, एसिटाल्डिहाइड है वहाँ पे। ये कोई कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, बट तभी भी ये उस फॉर्मूला में क्या हो रहे थे, फिट हो रहे थे। वेरएज कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि रैफिनोज वगैरह जो है, उनका जो फार्मूला है वो यहाँ पे फिट नहीं हो रहा था। CXH2O का जो एक वहाँ पे दे के रखा था उसमें फिट नहीं हो रहा था। बट रैफिनो एक तरीके का वहाँ पे क्या आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट आ रहा है। ऐसा होते हुए, मतलब ये सब लिमिटेशंस जो है वो लिमिटेशंस देखते हुए कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन धीरे धीरे चेंज हो गई। और कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन फिर से ये यहाँ पे होने लगी कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ये हम बोल सकते हैं कि वो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। और आप ये बोल सकते हो कि अ कंपाउंड विच ऑन हाइड्रोलिसिस इफ गिव्स पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, देन द कंपाउंड इज सेड टू बी कार्बोहाइड्रेट। इस तरीके से वो एक तरीके का मैक्रोमोलिक्यूल है, ये भी डेफिनेशन में वहाँ पे मेंशन हुआ था। इस तरीके से हम कार्बोहाइड्रेट में आगे गए थे। उसके बाद मैंने किया था क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में बच्चों मैंने पहले ही आपको कहा था, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स करके दो टाइप्स वहाँ पे होते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को मोनोसैकेराइड कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स विच डू नॉट हाइड्रोलाइज फर्दर, उनका हाइड्रोलिसिस आप आगे नहीं कर सकते, वो सिर्फ सिंपल कार्बोहाइड्रेट के नाम से जाने जाते हैं, उनको मोनोसैकेराइड्स भी कहा जाता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग टूवर्ड्स द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो है बच्चों की, हम ये बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का क्या होता है, वहाँ पे हाइड्रोलिसिस होता है। हाइड्रोलिसिस होने पर वो 2 से 10 मोनोसैकेराइड के यूनिट भी दे सकते हैं, या नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड के यूनिट भी मिल सकते हैं। उस पर डिपेंड हमारे पास कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में दो कैटेगरी आती थी, एक है ओलिगोसैकेराइड और दूसरा है पॉलीसैकेराइड करके। अब ओलिगोसैकेराइड क्या था? ओलिगोसैकेराइड मतलब a carbohydrate which on hydrolysis gives 2 to 10 units of monosaccharide. Those are said to be oligosaccharides. Then oligosaccharides are further divided into, you can say, आप वैसे वहाँ पे बोल सकते हो कि oligosacharide में हमने डाइसैकेराइड देखा, ट्राइसैकेराइड देखा, टेट्रासैकेराइड देखा। इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे थे। नेक्स्ट है इसमें ही पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं? पॉलीसैकेराइड्स दे आर ऑल्सो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव n नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। जैसे वहाँ पे स्टार्च आ रहा है, वेरी वेल नोन एग्जाम्पल C6H5O5 n टाइम्स स्टार्च, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे ग्लाइकोजेन जो है उसका इंक्लूजन होता है। ये है वहाँ पे पॉलीसैकेराइड्स, और ये एक तरीके के हम बोल सकते हैं कि नेचुरल पॉलीमर्स भी उनको कहा जाता है। उसके बाद हमने थोड़ा स्टडी किया था बेस्ड ऑन सोल्यूबिलिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स,
दे हैव टू टाइप्स, शुगर्स एंड नॉन शुगर्स। बताया था मैंने शुगर क्या है, शुगर स्वीट इन टेस्ट है, ठीक है, क्रिस्टलाइन इन नेचर है, वहाँ पे सॉल्यूबल इन वाटर है, ये सब कैटेगरीज आ रही है शुगर में। नॉन शुगर्स की क्या बात हो रही थी, नॉन शुगर का मतलब ये होता है वहाँ पे कि वो एमॉर्फस नेचर का है, टेस्टलेस है, दे आर इनसॉल्यूबल इन वाटर, ये सब कैटेगरी आ रही थी नॉन शुगर में, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे थे नॉन शुगर्स में। उसके बाद हमने ये देखा है कि व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर्स एंड व्हाट आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। रिड्यूसिंग शुगर्स आर दोज विच आर reduced by failing solution, tolerance reagent etc. एंड क्यों वो वहाँ पे रिड्यूस होते हैं वो भी मैंने बताया था आपको। अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप है वो वहाँ पे फ्री होता है। अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप कार्बोहाइड्रेट में या पर्टिकुलर मोनोसैकेराइड की अगर हम बात करें तो उसमें अगर फ्री है तो वहाँ पे वो रिड्यूस हो सकता है बाय फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलरेंस रिएजेंट। सो the particular sugar is said to be, you can say, reducing sugar. What are non reducing sugars? Non reducing sugars में generally हम डाइसैकेराइड्स का इंक्लूजन करते हैं, डाइसैकेराइड्स उसमें आते हैं। डाइसैकेराइड्स का जो होते हैं उसमें अल्डिहाइड और यू कैन से कीटोन ग्रुप जो होता है वो फ्री नहीं है फॉर रिडक्शन टू टेक्स प्लेस बाय फेलिंग सॉल्यूशन और एल्स बाय टॉलरेंस रिएजेंट, वो वहाँ पे फ्री नहीं है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर वो होते हैं जहाँ पे फेलिंग सॉल्यूशन या टॉलरेंस रिएजेंट से वो रिड्यूस नहीं हो पाते। सो डाइसैकेराइड्स जो होते हैं उनका हम इस कैटेगरी में इंक्लूजन कर सकते हैं, समावेश कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हमने यहाँ तक देखा था, ठीक है। उसके बाद मैंने एक ओलिगोसैकेराइड जो होते हैं उस पर एक अलग सा भी आपको थोड़ा सा टॉपिक छोटा सा बताया था। ओलिगोसैकेराइड्स क्या है बच्चों? ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में हमने पढ़ा है कि अ कार्बोहाइड्रेट दैट ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स 2 to 10 units of monosaccharides, so they are said to be oligosaccharides. Oligosaccharides. So oligosaccharides, depending on number of units given by it on hydrolysis, can be further classified as disaccharide, trisaccharide, tetrasaccharide, ठीक है। डाइसैकेराइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? डाइसैकेराइड मतलब well known famous example we have, it is of sucrose. Sucrose on hydrolysis gives what? Glucose and फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमें वहाँ पे मिल जाता है, मतलब ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये 2 यूनिट्स आपको मोनोसैकेराइड्स के मिल गए। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ, सुक्रोज इज़ अ काइंड ऑफ डाइसैकेराइड। अब ट्राइसैकेराइड में जो एग्जाम्पल पूछा जाता है मैं उसके बारे में ही बता रही हूँ। सिर्फ रैफिनोज का एग्जाम्पल आपको पूछा जाता है, वहाँ पे दिया हुआ है कि रैफिनोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स व्हाट? ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, 3 यूनिट्स मिल रहे हैं। सो रैफिनोज इज अ काइंड ऑफ ट्राइसैकेराइड। एंड व्हाट अबाउट टेट्रासैकेराइड? टेट्रासैकेराइड में स्टैशियोस का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, उसमें आपको ये पता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज ये यूनिट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, 4 यूनिट्स मोनोसैकेराइड्स के मिल रहे हैं। सो स्टैशियोस इज नथिंग बट टेट्रासैकेराइड। एग्जाम्पल क्वेश्चन इस पे आता है हमेशा से, प्लीज़ ओलिगोसैकेराइड्स को अच्छे से ध्यान में रखो। ओलिगोसैकेराइड में डाई, ट्राई, टेट्रा सैकेराइड जो होते हैं उनका एग्जाम्पल अच्छे से याद रखो। इवन ये जो शुगर है, लैक्टोज शुगर जो है, उसमें भी हम ये बोल सकते हैं कि इसमें हाइड्रोलिसिस के बाद कौन से प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं वो क्वेश्चन आता है। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज ये 2 प्रोडक्ट्स वहाँ पे आपको मिलते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ओवरव्यू ऑफ बायोमॉलिक्यूल का जो पिछला पार्ट हमने किया था या पिछला लेक्चर हमने किया था उसके बारे में मैंने छोटा सा ओवरव्यू आपको दे दिया। सो यहाँ पे और एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स के बारे में बहुत बार पूछा जाता है बच्चों, प्लीज़ अच्छे से याद रखना। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में मैंने आपको ट्रिक बताई है। देखो ट्रिक ऐसी है कि आपको सामने स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है, सामने आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, उस स्ट्रक्चर में आपका अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप अगर किसी दूसरे से बॉन्डेड हो, वो अगर फ्री नहीं हो फॉर द रिएक्शन, फॉर द रिडक्शन पर्पस,
देन वो शुगर आ रही है नॉन रिड्यूसिंग शुगर में। और भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो मैं एग्जाम्पल लेने वाली हूँ, एग्जाम्पल से आपको बताऊंगी कि रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर को कैसे पहचाना जा सकता है। काफ़ी सिंपल है ये। जब आप वहाँ पे रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोल रहे हो तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए जो हम आगे लेने वाले हैं। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, डाइसैकेराइड्स में अगर हम जाए तो सुक्रोज का स्ट्रक्चर भी हम लेने वाले हैं। सो दैट स्ट्रक्चरली मैं आपको वहाँ पे कुछ पॉइंट्स, कुछ हिंट्स ऐसे देना चाहती हूँ कि जो आपके बहुत काम में आए फॉर द पर्पज़ ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। बट ये तो काफ़ी सिंपल है कि अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप जो होता है वो अगर बिल्कुल फ्री में आपको वहाँ पे मिल रहा है फॉर द रिडक्शन पर्पज़, देन रिड्यूसिंग शुगर है। अगर वो ग्रुप फ्री नहीं मिल रहा है तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट मच नॉलेज अबाउट रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग शुगर में एक मैं आपको बता रही हूँ कि मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं ना, वहाँ पे मोनोसैकेराइड मतलब सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की मैं बात कर रही हूँ, वो जनरली आते हैं रिड्यूसिंग शुगर में। नाम जो है वो देख के रखो, मोनोसैकेराइड जो होते हैं वो वहाँ पे रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में आते हैं। अगर आप नॉन रिड्यूसिंग की बात कर रहे हो तो डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स कभी कभी उसमें आते हैं। डाइसैकेराइड तो हमेशा नॉन रिड्यूसिंग कैटेगरी में आपको मिल जाते हैं। So it is all about revision of first lecture of biomolecules given by me. Then we will start about ग्लूकोज ना। ग्लूकोज के प्रिपरेशन मेथड्स वगैरह हमें सीखने हैं। आप बोलो कि मैम ग्लूकोज के प्रिपरेशन मेथड तो ठीक है मैम कि हम प्रिपरेशन मेथड जो है वो पढ़ लेंगे, बट व्हाट अबाउट स्ट्रक्चर्स एंड ऑल। पहले प्रिपरेशन मेथड्स भी पढ़ लो, क्वेश्चंस उस पर भी आते हैं। उसके बाद रिएक्शंस गिवन बाय ग्लूकोज, दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर बायोमोलिक्यूल के रिएक्शंस गिवन बाय ग्लूकोज। ठीक है, सो मैं यहाँ पे वो स्टार्ट करूँगी। अब थोड़ा सा यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं लिखने वाली हूँ, उस पॉइंट्स को आप भी आपके टेक्स्ट बुक में प्लीज़ नोट डाउन कीजिए। ये मेरे रिक्वेस्ट है। या तो फिर आपका टेक्स्ट बुक आपके सामने रखिए, आपको अगर जल्दी जल्दी टेक्स्ट बुक में मिल रहे हैं तो आप वहाँ भी नोट डाउन कर सकते हो। इट इज़ अप टू यू, बट मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप नोटबुक में क्या करो, वहाँ पे लिखते जाओ। अब देखो बच्चों, यहाँ पे प्रिपरेशन मेथड्स एंड रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ ग्लूकोज जो है उसमें एक्चुअल में दो मेथड्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। एक मेथड है लेबोरेटरी मेथड विच यू कैन से अ स्मॉल स्केल मेथड, लैब में हम प्रिपेयर कर सकते हैं ग्लूकोज इस तरीके से। एंड नेक्स्ट मेथड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस विच इज़ अ कमर्शियल मेथड और यू कैन से इट इज़ इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, इस मेथड पे क्वेश्चंस काफ़ी सारे आते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट रहेगा ही आप लोगों के लिए। ठीक है, अब देखो ग्लूकोज जो है उसका फॉर्मूला C6H12O6 ये आपको पता है। ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज लैब में कैसे प्रिपेयर होता है। ग्लूकोज इज़ अ काइंड ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट, इट इज़ अ मोनोसैकेराइड। ठीक है, वो कैसे प्रिपेयर होगा देखो, सबसे पहले आपको ये लेना है डाइसैकेराइड, एक सुक्रोज लेना है वहाँ पे C12H22O11 ये आपको लेना है। हाइड्रोलिसिस करना है, हाइड्रोलिसिस शुड बी इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। पहले भी हमने देखा है कि इसे एसिड हाइड्रोलिसिस कहा जाएगा। हाइड्रोलिसिस एसिड के प्रेजेंस में हम कर रहे हैं। हीट भी यहाँ पे देनी पड़ रही है। यहाँ पे ऊपर लिखा है डाइल्यूट H2SO4 स्लैश करके डाइल्यूट HCl, मतलब आप H2SO4 यूज़ करो या आप HCl यूज़ करो, इट इज़ सेड टू बी एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। ठीक है, सो यहाँ पे आपको 2 यूनिट्स मिलते हैं ग्लूकोज के। सो दिस इज़ द शॉर्ट मेथड और यू कैन से laboratory method of preparation of glucose. Moving towards the important method of preparation of glucose based on which questions were asked. ठीक है, सो ये है कमर्शियल मेथड। इस मेथड को इंडस्ट्रियल मेथड भी कहा जाता है। ये मेथड है ग्लूकोज का प्रिपरेशन बाय स्टार्च। स्टार्च जो होता है, स्टार्च हमने कहाँ देखा है बच्चों, पॉलीसैकेराइड में हमने देखा है। स्टार्च क्या है, पॉलीसैकेराइड, नेचुरल पॉलीमर की हम बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये जो स्टार्च यहाँ पे है जिसे जो पॉलीसैकेराइड में हमने देखा है वो पर्टिकुलर
स्टार्च जो है उसका फॉर्मूला ये होता है C6H5O5 n टाइम्स, C6H5O5 C6H5O5 n टाइम्स, इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं। अब यहाँ पे यहाँ पे C6H10O इस तरीके से लिखा है आपके टेक्स्ट बुक में C6H5 n टाइम्स, इस तरीके से यहाँ पे मैंने लिखा था। बट ये जो स्टार्च है, स्टार्च का जब यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो रहा है, मतलब हाइड्रोलिसिस ही यहाँ पे हो रहा है, जस्ट अ मिनट। अब देखो बच्चों, यहाँ पे C6H10O5 लिखा है, n टाइम्स H2 हमने लिया है। ये जो है ये आपका क्या है, वहाँ पे नेचुरल पॉलीमर है। ये जो क्या है, ये क्या है, वहाँ पे नेचुरल पॉलीमर है, पॉलीसैकेराइड है। डाइल्यूट H2SO4 तो यूज़ करना ही है, हाइड्रोलिसिस हम कर रहे हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस की बात हो रही है। बट ये जो एसिड हाइड्रोलिसिस है, इसको टेम्परेचर आपको एक फिक्स्ड रखना पड़ेगा, 393 केल्विन टेम्परेचर रखना होगा एंड 2 to 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो प्रेशर है ये आपको मेंटेन रखना होगा, तभी ये कमर्शियल मेथड हम फॉलो कर सकते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्टार्च। सो यहाँ पे आपको मिल रहा है n टाइम्स C6H12O6। अब यहाँ पे C6H12O6 आपको अगर यहाँ पे मिल रहा है, वो n टाइम्स मिल रहा है। n टाइम्स मतलब क्या है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स आपको वहाँ पे मिल रहे हैं इस पर्टिकुलर ग्लूकोज के। So the method is said to be, you can say, large scale method of preparation of पर्टिकुलर ग्लूकोज। ये पॉइंट्स तो जो मैंने लास्ट में लिखे हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब देखो बच्चों, हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 जो है वो वहाँ पे डाल रहे हैं। डाइल्यूट H2SO4 अगर हम वहाँ पे डाल रहे हैं तो यहाँ पे इस मेथड में कभी कभी ये होता है कि H2SO4 अगर एक्सेस हो गया, सो व्हाट टू डू, H2SO4 excess H2SO4 is removed by adding chalk powder। आपको पता है chalk powder मतलब क्या है, सिंपल सॉल्ट है, वो कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट जिसे कहा जाता है, वो आप chalk powder वहाँ पे ऐड करो तो it will be helpful to remove excess of H2SO4 if any in that particular mixture। ठीक है। नेक्स्ट है कलर्ड इम्प्योरिटीज़ वहाँ पे होती है। कलर्ड इम्प्योरिटीज़ जो होती है वो कोई ऐसे फ़िल्टर करके वगैरह नहीं निकाल सकता। कलर्ड इम्प्योरिटीज़ आर removed by using activated charcoal। Now what is activated charcoal? You must know about activated charcoal because 9th 10th या 8th में भी ज़्यादा से ज़्यादा आपने ये देखा है कि चारकोल क्या होता है। चारकोल जो होता है, चारकोल को थोड़ा सा मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हाई टेम्परेचर पे वहाँ पे हीट किया जाएगा, उसके जो पोर्स है, उसके सरफेस के जो पोर्स है वो वहाँ पे बढ़ जाते हैं एंड द पर्टिकुलर चारकोल इज सेड टू बी एक्टिवेटेड चारकोल। सो ये एक्टिवेटेड चारकोल एग्जैक्टली करता क्या है, यहाँ पे इम्प्योरिटीज़ रिमूव एंड गेट एडसॉर्ब ऑन इट। मैंने एब्सॉर्ब नहीं कहा है, एडसॉर्ब, इम्प्योरिटीज़ उस पर एडसॉर्ब हो जाती है। मतलब सपोज़ ये एक्टिवेटेड चारकोल का एक स्ट्रिप है, इस पर छोटे छोटे पोर्स हैं, ठीक है। जैसे ही मैं इसे पर्टिकुलर मिक्सचर में क्या करूँगी, डिप करूँगी, तो जो इम्प्योरिटीज़ पार्टिकल फॉर्म में रहेगी वो इम्प्योरिटीज़ उस पर्टिकुलर पोर्स में लॉक हो जाएगी। दैट इज़ नथिंग बट एडसॉर्ब। ठीक है, एडसॉर्प्शन पता है आपको, सो वही है यहाँ पे। सो ये है प्रिपरेशन मेथड, कमर्शियल प्रिपरेशन मेथड है ऑफ पर्टिकुलर ग्लूकोज। सो ये दो प्रिपरेशन मेथड्स, यू हैव टू हैव पर्टिकुलर नॉलेज ऑफ द प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ ग्लूकोज। सबसे पहले सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करो, आपको ग्लूकोज मिलेगा। बट वो जो प्रिपरेशन मेथड है वो लैब मेथड है, वो स्मॉल स्केल मेथड है, उसमें बहुत लार्ज स्केल में ग्लूकोज का प्रिपरेशन नहीं हो सकता। आपको कमर्शियल मेथड या इंडस्ट्रियल मेथड है तो वो है स्टार्च से आप क्या बना रहे हो, ग्लूकोज वहाँ पे बना रहे हो। स्टार्च इज़ अ काइंड ऑफ पॉलीसेकेराइड, इट इज़ अ यू कैन से नेचुरल पॉलीमर। वो जो है वहाँ पे उससे हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस करके हम प्रिपेयर कर रहे हैं ग्लूकोज। बस फ़र्क इतना है वहाँ पे कि जब आप स्टार्च यूज़ कर रहे हो यू हैव टू मेंटेन अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, 393 केल्विन टेम्परेचर, 2 to 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो वहाँ पे मेंटेन करना पड़ रहा है। अदरवाइज इट इज़ अ सिंपल एसिड हाइड्रोलिसिस। एक्सेस ऑफ H2SO4 अगर वहाँ पे है तो हम चॉक पाउडर डाल के वो रिमूव कर सकते हैं, सो दैट एक्सेस ऑफ H2SO4 विल रिएक्ट विद द चॉक पाउडर एंड विल accumulate as a
और यू कैन से वी विल रिमूव इट एज अ यू कैन से मड लाइक स्ट्रक्चर से हम उसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं. व्हाट अबाउट इम्प्यूरिटीज़? कलर्ड इम्प्यूरिटीज़ गेट एड्सॉर्ब ऑन एक्टिवेटेड चारकोल. सो एक्टिवेटेड चारकोल plays a very important role in commercial preparation of glucose. ठीक है. So this was all about preparation methods of glucose. Moving towards reactions of glucose. अब यहाँ पे देखो बच्चों, reactions of glucose हम पढ़ रहे हैं. A very important part, reactions of glucose. ग्लूकोज के जो रिएक्शंस है एक्चुअल में, ये ग्लूकोज के रिएक्शंस आपको कुछ यहाँ पे मतलब इंडिकेशंस देते हैं एक्चुअल में कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अगर मैंने ये बनाया, यहाँ पे भी मैंने बना दिया है, तो ग्लूकोज में अल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पे 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है. मतलब उनके प्रेजेंस या उनका होना, वहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप का होना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो होना, इसलिए ये जो रिएक्शंस यहाँ पे मैंने 6 रिएक्शंस लिए हैं, ये एक तरीके के प्रूफ रिएक्शन है कि जिसके मतलब पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि नहीं, ये श्योर ये होगा कि ग्लूकोज जो होगा ना, उसमें एक वहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप से एक कार्बन अटैच्ड होगा, बाकी के जो पर्टिकुलर 5 कार्बन है वो OH ग्रुप से वहाँ पे अटैच्ड रहेंगे. ये इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ पे मिल जाती है. सो एक एक करके हम रिएक्शन में आगे बढ़ेंगे. सबसे पहले तो यहाँ पे जो रिएक्शन है, मतलब 1 2 3 4 5 और 6 रिएक्शंस यहाँ पे, बट these reactions were very very important if you have to score marks for biomolecules. बायोमोलिक्यूल्स में ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है. सबसे पहले ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो पहले समझ लो. CHO, CHOH 4 टाइम्स CH2OH. ये जो CHO है बच्चों, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं. ये अल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे ऊपर प्रेजेंट है. यही स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे दिया है. ठीक है. तो हॉट HI के साथ हम रिएक्शन कर रहे हैं. नाउ हॉट HI इज़ व्हाट? हॉट HI इज़ नथिंग बट अ रिड्यूसिंग एजेंट. ये एक तरीके का स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है हॉट HI. ठीक है. सो ये जो हॉट HI है, ये हॉट HI रिड्यूसिंग एजेंट है और हमें डायरेक्टली यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलता है, N-हेक्सेन करके प्रोडक्ट मिलता है. मतलब ये 6 के 6 जो भी कार्बन है यहाँ पे, ये पूरे के पूरे कार्बन वहाँ पे रिड्यूस होके आपको सीधे से एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड देते हैं विच इज़ कॉल्ड एज N-हेक्सेन. नॉर्मल हेक्सेन जो होता है वो हेक्सेन यहाँ पे आपको मिलता है. इम्पॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर इसमें आपको ये समझ में आ रहा है कि स्ट्रेट चेन कंपाउंड आपको यहाँ पे मिल रहा है. इसका मतलब क्या है कि कार्बन ये जो 4 है, ये एक 6th कार्बन है, ये उनका भी अरेंजमेंट ग्लूकोज में कैसे है, एक स्ट्रेट चेन में वो कार्बन है, इस तरीके से हमें वो दिखाई देता है. उनका रिडक्शन वहाँ पे होता है और फर्स्ट में प्रोडक्ट आपको N-हेक्सेन मिलेगा. नेक्स्ट सेकेंड रिएक्शन. ठीक है. ये हाइड्रोक्सिल अमाइन. ठीक है. अमोनिया एंड डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया जो होते हैं उसमें एक हाइड्रोक्सिल अमाइन भी होता है. तो हाइड्रोक्सिल अमाइन से हम यहाँ पे क्या करके देखेंगे, रिएक्शन करके देखेंगे. अब आप बोलोगे कि हाइड्रोक्सिल अमाइन की जो यहाँ पे एक पर्टिकुलर रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपने भी कहीं ना कहीं देखी है. अल्डिहाइड या कीटोन जो होते हैं उसमें जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वहाँ पे वो रिएक्शन हम करते हैं. काफ़ी सिंपल रिएक्शन है कि उसमें हो क्या जाता है, ये जो पर्टिकुलर ऑक्सीजन है ये निकल जाता है, यहाँ का जो हम बोल सकते हैं ये 2 हाइड्रोजन और यहाँ का ऑक्सीजन निकल जाते हैं, बाकी का N और OH उस तरीके से अटैच हो जाता है. सो हाइड्रोक्सिल अमाइन की जो रिएक्शन है, इट इज़ वेरी सिमिलर टू रिएक्शन ऑफ पर्टिकुलर हाइड्रोक्सिल अमाइन टू स्पेसिफिक अल्डिहाइड या कीटोन. ये क्या है, ये तो अल्डिहाइड ही है ना. ये ग्लूकोज का मतलब क्या है, ऊपर ये अल्डिहाइड ग्रुप है, तो अल्डिहाइड ग्रुप का प्रेजेंस आपको अगर चेक करना है तो दिस रिएक्शन एक्ट एज अ बेस्ट रिएक्शन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप इन अ ग्लूकोज. सो वही होता है. ये बाकी के जो कार्बन है वो वैसे ही रहे. देखो ऊपर का जो कार्बन है उसमें आपको वहाँ पे चेंज दिखाई देगा. यहाँ पे आपको मिलेगा जो भी CH डबल बॉन्ड NOH. जैसे मैंने आपको कहा था, देखो कि सपोज़ यहाँ मैंने NH2OH ऐड किया. ठीक है. यहाँ ये 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन
निकल जाएगा, बाकी का जो है वो वहाँ पे एज इट इज़ अटैच होगा। सो वही यहाँ पे आपको करना है। रिएक्शन जैसे अल्डिहाइड कीटोन के साथ हाइड्रोक्सिल अमाइन करता है वैसे ही ग्लूकोज के साथ करेगा, ठीक है। अल्डिहाइड और कीटोन के साथ अगर हाइड्रोक्सिल अमाइन रिएक्शन करता है तो अल्डोक्साइम या कीटोक्साइम वहाँ पे फॉर्म होगा। वैसे ही यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ है, ग्लूकोक्साइम यहाँ पे फॉर्म हुआ है। अब ये प्रेजेंस किसका चेक हुआ यहाँ पे प्रेजेंस चेक हुआ आपके अल्डिहाइड ग्रुप का। अल्डिहाइड ग्रुप का प्रेजेंस यहाँ पे चेक हो रहा है विद द रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन। थर्ड रिएक्शन HCN। अगेन HCN ये भी ऐसी रिएक्शन है कि इस रिएक्शन से भी हम कर क्या सकते हैं, यहाँ पे इस रिएक्शन से भी बहुत सी चीज़ें आपको क्लियर हो सकती है। मतलब HCN से अगर रिएक्शन हो रही है तो स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ भी आपको अल्डिहाइड ग्रुप का प्रेजेंस जो है वही चेक होगा, ठीक है। सो ये एक पर्टिकुलर रिएक्शन है बिकॉज ये जो 4 यहाँ पे कार्बन है या ये एक कार्बन है, इसमें कोई भी चेंज आपको दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ ऊपर वाला जो कार्बन है उसमें आपको चेंज दिखाई दे रहा है। साइनाइड ग्रुप जो है वो वहाँ पे अटैच्ड हो गया है और वहाँ पे O जो है उसका वहाँ पे OH हो गया। ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन करके एक कंपाउंड वहाँ पे फॉर्म हुआ है, ठीक है। सो ये एक रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन हम कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन है, स्पेसिफिकली वो क्या है वहाँ पे ऑक्सीडेशन। अगेन ऑक्सीडेशन ब्रोमीन वाटर के साथ अगर करोगे तो ऊपर का ये जो अल्डिहाइड ग्रुप होगा इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। COOH में उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, मतलब CHO से COOH वहाँ पे फॉर्म हुआ है, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है। तो COOH ये ऊपर यहाँ पे फॉर्म हो गया। इसका नाम यहाँ पे क्या है, बाकी का स्ट्रक्चर एज इट इज़ है। ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन वहाँ पे हुआ है। किसका फॉर्मेशन हुआ है बच्चों, ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ है। अब है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। अब देखो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जो है वो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ आप अगर रिएक्शन करते हो ग्लूकोज के तो वहाँ पे हो क्या जाता है, ये पर्टिकुलर ऊपर का जो ग्रुप है वो तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे बिल्कुल भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा COOH में, और ये नीचे वाला जो है वो भी COOH में वहाँ पे क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे जो पॉइंट है वो थोड़ा सा याद रखो अच्छे से। यहाँ पे COOH होना चाहिए, CH2OH ने COOH में वो भी कन्वर्ट होगा। सो ऊपर भी COOH इस तरीके से और नीचे भी जो CH2OH था ये CH2OH भी COOH में क्या हुआ है, कन्वर्ट हो गया। सो सैकेरिक एसिड इसको हम वहाँ पे बोल सकते, सैकेरिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। लास्ट रिएक्शन जो मैंने यहाँ पे लिखी है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का एसिटाइलेशन हमें करना है। अब ग्लूकोज का एसिटाइलेशन करना है तो किस लिए हम कर रहे हैं, वी हैव टू कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है उसका प्रेजेंस आपको क्या करना है, चेक करना है। उसका प्रेजेंस चेक करना है तो एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ उसकी रिएक्शन करो, समझ में आता है। CHO ऊपर वैसे ही रहेगा, यहाँ पे जहाँ भी OH है वहाँ पे COCH3 करके मतलब वहाँ पे अटैचमेंट हो जाएगी। वहाँ पे CHO CH2O वैसे ही रहेगा और हाइड्रोजन निकल के वहाँ पे COCH3 अटैच होगा। मतलब ये जो आपको प्रोडक्ट मिला है ये ग्लूकोज पेंटा एसीटेट करके एक प्रोडक्ट वहाँ पे आपको मिला है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। सो ये क्या कंफर्म कर रहा है आपको ये इससे कंफर्म हो रहा है कि 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। ये आपको इस पर्टिकुलर रिएक्शन से कंफर्म हो रहा है। बिल्कुल अच्छे से याद रखो, बिकॉज अगर आपने अल्कोहल की रिएक्शंस, अल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शंस अच्छे से पढ़ी है, जो मैं बोल रही हूँ काफ़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि अगर यहाँ पे हम ग्लूकोज ले रहे हैं, ग्लूकोज में अल्डिहाइड ग्रुप होता है, ये हमने ऑलरेडी प्रूव कर लिया है HCN के साथ रिएक्शन करके, हाइड्रोक्सिलामीन के साथ रिएक्शन करके, ठीक है, ये ऑलरेडी हमने प्रूव कर लिया है। बट यहाँ पे OH ग्रुप जो अटैच्ड है वो 5 OH ग्रुप कार्बन को अटैच्ड है वहाँ पे, मतलब हर एक कार्बन, अगर सेकेंड कार्बन से आप नीचे जाओ तो हर एक कार्बन को OH एक OH ग्रुप वहाँ पे अटैच्ड है। वो कैसे हम प्रूव करेंगे कि 5
5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स वर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। सो कौन से रिएक्शन से किया है हमने, एसिटाइलेशन किया है हमने ग्लूकोज का हम जैसे ही एसिटाइलेशन करते हैं तो आपको ग्लूकोज पेंटा एसीटेट करके वहाँ पे एक कंपाउंड मिलता है। हम इसे बोल सकते हैं ये एक तरीके का ईस्टर है, ये एक तरीके का क्या है वहाँ पे, ईस्टर है। तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट आपको यहाँ पे मिल गया। तो मिलने के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप वहाँ पे प्रेजेंट है। और वो कहाँ से है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ कार्बन में एक एक OH ग्रुप वहाँ पे अटैच्ड है, ये हमें कंफर्म हो गया यहाँ पे। सो ये सारे रिएक्शंस, जितने भी रिएक्शंस यहाँ पे मैंने आपको बताए, हर एक रिएक्शन में आपको क्या याद रखना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो आपको पता ही होना चाहिए, आप ऐसे निकालो या तो फिर इस तरीके से निकालो, इट इज़ अप टू यू। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको कैसे याद रखना है। ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट में उसे हम काउंट करते हैं, ठीक है। उसकी रिएक्शन हॉट HI के साथ हो सकती है। हॉट HI से हमें यही पता चलता है कि ग्लूकोज में जो 6 कार्बन है वो 6 के 6 कार्बन सिंगल स्ट्रेट चेन में वहाँ पे प्रेजेंट है। ये आपको हॉट HI से पता चलता है, मतलब वो रिडक्शन वहाँ पे हो रहा है। एक एक पॉइंट याद करो, यहाँ पे NH2OH है। NH2OH में अगर आप देखो तो स्पेसिफिकली अल्डिहाइड ग्रुप आपके ग्लूकोज में प्रेजेंट है। ये पहचानने के लिए NH2OH के साथ रिएक्शन होती है, ग्लूकोक्साइम का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट है HCN के साथ रिएक्शन। HCN के साथ रिएक्शन होने पर ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन करके एक प्रोडक्ट आपको मिलता है। अगेन एसिड, मतलब वहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप का प्रेजेंस यहाँ पे चेक हो रहा है। नेक्स्ट है ब्रोमीन वाटर एंड डाइल्यूट HNO3 के साथ। ब्रोमीन वाटर के साथ होगी तो CHO, ऊपर वाला जो CHO है ये वाला, वो COOH में कन्वर्ट होगा। एंड डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन होगी तो ऊपर वाला और नीचे वाला जो कार्बन है दोनों को भी वहाँ पे COOH कर दो, जिसे सैकेरिक एसिड कहा जाता है। एंड ये सिक्स्थ रिएक्शन विच इज़ अ वेरी पिक्यूलर रिएक्शन, प्रोमिनेंट है बहुत, कि सिक्स्थ रिएक्शन में हम क्या चेक करने जा रहे हैं, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट है आपके ग्लूकोज में, ये हम चेक करने की कोशिश कर रहे हैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन में। एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज की जो रिएक्शन है उसमें हम यही चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे हमें क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट करके प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स याद रखो। सपोज हॉट HI के साथ रिएक्शन है तो प्रोडक्ट मिलेगा एनहेक्सेन। क्या समझ में आया वहाँ से कि स्ट्रेट चेन में कार्बन एक दूसरे से लिंकअप है, ठीक है। सेकेंड है मतलब हाइड्रोक्सिलमाइन NH2OH से रिएक्शन। NH2OH से रिएक्शन करने पर मिलता क्या है आपको, ग्लूकोक्साइम मिलेगा। तो उस रिएक्शन से क्या पता चला है कि अल्डिहाइड ग्रुप का प्रेजेंस आपको पता चला है। ग्लूकोज जो होता है वो HCN हाइड्रोजन साइनाइड के साथ भी रिएक्शन वहाँ पे कर सकता है। अगेन अल्डिहाइड ग्रुप का प्रेजेंस चेक हुआ, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन करके प्रोडक्ट आपको मिला। नेक्स्ट है ब्रोमीन वाटर में CHO, ऊपर का जो CHO अल्डिहाइड ग्रुप है वो COOH बन गया है, ये यहाँ पे कंफर्म हो गया है। एंड लास्ट वाला जो CH2OH है, ठीक है, वो भी वहाँ पे मतलब वो वैसे की वैसे है और आपको प्रोडक्ट मिला है ग्लूकोनिक एसिड व्हेन इट रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर, ऑक्सीडेशन है। डाइल्यूट HNO3, अगेन dilute HNO3 acts as a oxidizing agent, as it is a strong oxidizing agent। ऊपर भी CHO CO